भारत की विदेश नीति इस समय बहुत हलचल में है, उथल पुथल मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर आर्थिक हमले शुरू किए हैं, मुंह जबानी हमले भी हैं, कोई भी अवसर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चूक रहे हैं जिसमें वो भारत की बेइज्जती करे। चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को हथकड़ी लगा के भारत भेजना हो, चाहे वो पाकिस्तान को बढ़ावा देना हो, असीम मुनीर को स्टेट डिनर पे बुलाना हो, चाहे आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन दिलाना हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का हेड बना देना हो, एडीबी से लोन दिलाना हो, ये कहना हो कि पाकिस्तान भारत को पेट्रोलियम बेचेगा भविष्य में चल के, तो हर वो काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं जिससे कि भारत की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के ट्रेड में भारत फायदे में है, और इसलिए क्योंकि वो ज्यादा टैरिफ लगाता है, और इस टैरिफ को खत्म करना होगा, भारत के बाजारों को खोलना होगा, कृषि बाजारों को खोलना होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे देशों की तर्ज पर पूरा एक टैरिफ वॉर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पूरी दुनिया में। हालांकि चीन के ऊपर जैसे ही टैरिफ लगाया गया, चीन ने कहा कि हम तुम्हारा रेयर अर्थ मटेरियल बंद करते हैं, और जबकि $600 बिलियन का ट्रेड होता है अमेरिका चीन के बीच, भारत से लगभग 3 गुना अधिक। और रेयर अर्थ मटेरियल का बंद हो जाना मतलब माइक्रोचिप पूरी इंडस्ट्री जो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है अमेरिका की, वो पूरी बंद हो जाती है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की आवाज नरम हो गई। लेकिन हमारे लिए परिस्थितियां दूसरी हैं। भारत की इकोनॉमी अभी उस साइज की नहीं है कि हम अमेरिका से जुबानी जंग लड़ पाए। लेकिन यह कहना तो बनता था कि भारत इससे खुश नहीं है, और शायद यही वजह है कि 1-2 दिन में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया टुडे ग्लोबल समिट में यह कहा कि 2022 में हमारी जब बातचीत चल रही थी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो हमने कहा कि भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, हमें ऊर्जा चाहिए, हमें पेट्रोलियम चाहिए, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री हमारी उसी पे बेस्ड है। तो हमें जहां से सस्ता मिलेगा हम लेंगे। 2022 के आसपास में सैंक्शंस लगते हैं रूस के ऊपर, और भारत वहां से खरीदने के लिए वो यूएस से पूछता है। ये खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि हमने उनसे बातचीत की। आप सोचिए कि अमेरिका का कितना इंफ्लुएंस है कि हमें खरीदना है तेल, और हम पूछ रहे हैं अमेरिका से, उसको जानकारी दे रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और फिर विदेश मंत्री कहते हैं कि अचानक से ये कौन सा स्टैंड उन्होंने ले लिया, अचानक से वो आरोप लगाने लगे कि आपने यूक्रेन के युद्ध को फाइनेंस करने के लिए रूस को धन दिया, आपने पेट्रोलियम का ट्रेड बढ़ा दिया, और पब्लिकली हमको क्रिटिसाइज करने लगे, सैंक्शंस की धमकियां देने लगे। तो ये ठीक नहीं था, इसको डिप्लोमेटिक चैनल पे बात किया जाना चाहिए था। तो अब जाके भारत ने थोड़ी सी आवाज निकाली है, वो भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्राइवेट समिट में ऐसा कहा है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है भारत सरकार की ओर से। तो हम चुप क्यों हैं? लोग कह रहे हैं कि अब तो हमें अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए, अमेरिका को बता देना चाहिए कि 146 करोड़ की आबादी का देश है भारत। जब हम निक्सन से नहीं डरे, जब भारत गरीब था इंदिरा गांधी जी के समय, जब उसने 7th फ्लीट भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम बिल क्लिंटन से नहीं डरे, तो फिर आज जब भारत दुनिया की 4थी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है, तो हम क्यों अमेरिका की धौंस से डर रहे हैं? हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हमें ब्रिक्स को मजबूत करना चाहिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका की अलायंस को मजबूत करना चाहिए। और लोगों ने कहा कि अगर हम अमेरिका का बाइकॉट कर दें, तो जैसे ट्रेंड होता रहता है, कभी चीन का बाइकॉट, कभी अमेरिका का बाइकॉट, कभी पाकिस्तान का बाइकॉट, तो फिर ट्रेंड करने लगा कि हम अमेरिका का ही बाइकॉट कर देते हैं। लेकिन इसमें रियलिटी क्या है? क्या हम अमेरिका का बाइकॉट कर सकते हैं? क्या
विश्व के ट्रेड में अमेरिका के साथ हम कोई दुश्मनी मोल ले सकते हैं वर्तमान हालात में। अगर हम चीन की ओर जाएंगे तो इसके क्या फायदे नुकसान होंगे। रूस ने भी इसी बीच कह दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, अगर अमेरिका आपके सामान को नहीं खरीदता है तो हमारे बाजार खुले हुए हैं। अब यहां सो कॉल्ड मीडिया में ये बात चलने लगी, अरे वाह रूस ने अपने बाजार खोल दिए, अब तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे अमेरिका की। पूरा ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है यहां लोग ज्ञान देने लगे कि अब तो भारत दिखा देगा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन सच्चाई क्या है वो ये इस सेशन में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और इस सेशन में यही बात करेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं। 2019 में तो हमने हाउडी मोदी कर दिया ऑस्टिन के अंदर में, खुद मोदी जी गए थे, 50,000 इंडो अमेरिकन को संबोधित किया था ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए। और 2020 में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद में और उसको नमस्ते ट्रंप कहा गया था। 1 लाख लोगों का हुजूम था, पूरी फैमिली आई थी डोनाल्ड ट्रंप की और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती की कस्में खाते थे। अचानक से ये इतना व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ गया ट्रंप के, तो इन सब मामलों की पड़ताल हम इस सेशन में करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या ये जो परिवर्तन है और क्या हम अमेरिका को रिप्लेस करके चीन को अगर उसकी जगह लेके आए, रूस को उसकी जगह लेके आए, कोई अलायंस विकसित कर ले, अमेरिका को बाइकआउट कर दे, तो क्या ऐसा संभव है क्या कि खाली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जिसको लोग प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं बिना एक्चुअलिटी को समझे हुए। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर में। अब टेक्निकल जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो उस टेक्निकल पॉइंट्स में हमारे पास क्या मसला है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड होता है 2024 के सभी आंकड़ों की मैं बात करूंगा। ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं और इसमें $212 बिलियन का ट्रेड हुआ है अमेरिका के साथ। ये अगर आंकड़े समझ में आ गए तो ये पूरा आटा दाल का भाव पता लग जाएगा कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि अमेरिका का बाइकआउट कर दें। अगर अमेरिका का बाइकआउट कर सकते हैं हम, तो क्या इसमें चीन कोई सहायता कर सकता है, क्या रूस कोई सहायता कर सकता है? इसी आंकड़े से ही खाली पता लग जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है। हमने तो 2014 से लगातार अमेरिका के कंधे पे सवारी करके हम सोच रहे थे कि पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब हमारा भी दबदबा चलेगा। जैसे एक सीरियल आता था, हम लोग बचपन में थे, वो मोगली का, तो उसमें शेर खान के साथ एक सियार घूमा करता था और वो सोचता था कि मैं भी जंगल का दादा हूं, तो उसका भ्रम था। यहां कुछ स्थिति ऐसी है, यहां भारत की तुलना सियार से नहीं है, हम भी एक शेर हैं, लेकिन अभी हमने अपने पोटेंशियल को समझा नहीं है। यहां ये मेटाफर इसलिए दिया गया कि आप अगर अपने से ताकतवर के साथ घूमते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपको ताकतवर समझने लगेगी। थोड़ा सा और भी चीजें होती हैं जो इंपैक्ट करती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। जब तक अंदरूनी रूप से हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी महत्व दुनिया नहीं समझेगी। वही चीन जो 1980 तक भारत से भी कमजोर था, 30 वर्षों में दुनिया में अमेरिका के बाद खड़ा हो गया, अमेरिका को टक्कर देने लगा। तो भारत भी कर सकता है। हम कहते हैं कि 2047 तक हमारे टारगेट हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सुधार करना पड़ेगा, बहुत विल लगानी पड़ेगी। तो 2012 में जो 2024 में जो 212 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, $1 बिलियन में अगर मैं $1 बिलियन की बात करूं तो ये लगभग 8,300 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में। तो उसी से आप समझते रहिएगा कि ये लाखों करोड़ का मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो 212 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है और इस ट्रेड के अंदर में आप देखेंगे ये जो ट्रेड हुआ है उसमें से 128 बिलियन डॉलर का गुड्स ट्रेड है, मतलब कि वस्तुओं की आदान प्रदान हुई है 128 बिलियन डॉलर की, और बाकी हमारे पास लगभग 84 बिलियन डॉलर जो बच गया वो सर्विसेज का हो गया, सेवा का, मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब सर्विस में आता है। तो अगर हम देखें कि 128 बिलियन डॉलर और यहां पे लगभग 84 बिलियन डॉलर, लगभग ये सारे आंकड़े हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, ये मतलब इक्वल लेवल पे है। अगर हम भारत को देखें तो भारत भी लगभग जितना सामान इंपोर्ट करता है या जितनी सर्विस इंपोर्ट करता है उतना ही एक्सपोर्ट कर देता है।
तो इसमें बराबरी है, यहां कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यहां पे है, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट को आप देखेंगे, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट को देखेंगे यहां पे, तो हम लगभग 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और इंपोर्ट करते हैं केवल 41.5 बिलियन डॉलर। यहां पे 46 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है भारत का। और यही अमेरिका के लिए चिंता की बात है कि इस ट्रेड में भारत के पास काफी प्रॉफिट हो रही है। और यहां पे देखिए कि जब हम एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो ये ऐसा एक्सपोर्ट है जो हम सामान भेजते हैं उससे हमको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। साथ ही हमारे पास जो एक्सपोर्ट का पैसा आता है वो फॉरेक्स बढ़ाने के काम में आता है। फॉरेक्स क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज की डेट में हमारे पास फॉरेक्स लगभग 696 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के पास केवल 16 बिलियन डॉलर है, और चीन के पास लगभग 3300 बिलियन डॉलर है, हमसे 5 गुना आगे, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। लेकिन हम भी पीछे नहीं है, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की हमारी इकोनॉमी हो गई है, चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो ये समझना होगा कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, सामान भेजेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसी से हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा। अगर फॉरेक्स बढ़ेगा, डॉलर में पैसा आएगा, तो हम इससे पेट्रोलियम खरीद सकते हैं, अपने आवश्यकता की चीजें खरीद सकते हैं दुनिया किसी कोने से, चीन से, रूस से, यूरोप से। आप समझिए कि 696 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेक्स है। इसमें योगदान यूएस एक्सपोर्ट का भी होगा। अब जब हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसमें क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये सामान देख के ही आपको पता लग जाएगा कि भारत की इतनी तो ब्रांडिंग हो गई है कि हम लाखों करोड़ रुपए का यूएस को सामान भेजते हैं। और बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पे भारत ट्रेड सरप्लस में है, और इससे भारत के सामान की ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ती है। उसका फायदा भारत को अपने एशिया में भी मिलता है और वर्ल्ड लेवल पे भी मिलता है। इंजीनियरिंग गुड्स, ये खाली समझिए कि इसमें क्या होते हैं, मशीन्स होती है, मोटर्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, बार्स होती है, मेटल शीट्स होती है, ये सारे कुछ इंजीनियरिंग गुड्स लगभग 19.19 या जो भी इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली, मैं कंप्लीट फिगर लिख रहा हूं, अप्रोक्स 19 बिलियन डॉलर या 19.5 बिलियन डॉलर हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं। बताइए, तो ये कमाल की बात है। ये ट्रेड काफी बड़ा है, यूएस के साथ इतना ट्रेड बढ़ गया है कि हमने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि 500 बिलियन डॉलर तक ट्रेड करेंगे। अब इंजीनियरिंग गुड्स का हम इतना ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पूरा कंप्यूटर चिप्स हैं, ये जो फोन की आइटम्स है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का जितना आइटम है वो हम भेजते हैं लगभग 14.63 बिलियन डॉलर अमेरिका भेजते हैं। सोचिए पूरी सर्विस कितनी स्ट्रांग है हमारी, ये लाखों करोड़ में आएगा, क्योंकि 1 बिलियन डॉलर की वैल्यू कितनी हो रही है, लगभग 8,300 करोड़ रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली बात देखिए कि यहां पे जो तीसरा है फार्मास्यूटिकल्स। भारत में फार्मास्यूटिकल्स, इसको भारत को तो कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमने एक बड़ा मार्केट तैयार किया है। 1 लाख करोड़ की तो दवाइयां हम भारत से अमेरिका भेजते हैं, और ये 10.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, खाली अमेरिका को दवाइयां भेजती है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। और भारत की दवाइयों का ग्लोबल रिकॉग्निशन हो रहा है, पूरे यूरोप में डिमांड है। तो ये एक फर्क आ रहा है। यहाँ पे 10.5 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है, वहां पे हम जेनेरिक ड्रग्स भेज रहे हैं। ये कौन सी दवाइयां होती हैं? इंटरनेशनल कंपनीज रिसर्च करती हैं। जैसे मान लीजिए फाइजर है, फाइजर ने रिसर्च किया, 100 रुपए खर्च किए रिसर्च पे, फिर जब दवाइयों का दाम रखने की बारी आई तो उसने 500 रख दिया, दवाइयां महंगी हो गई। जब पेटेंट बीतता है, पेटेंट मतलब एक अधिकार होता है कि दूसरा कोई अब उस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करेगा। जब पेटेंट बीतता है तो कोई भी देश बना सकता है, तो उसमें हम तो सुपर पावर हो गए हैं। और जेनेरिक ड्रग्स 1 लाख करोड़ का हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि अमेरिका में दवाइयां बहुत महंगी हैं, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मिलेगा नहीं। तो जेनेरिक ड्रग्स अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव्ड होता है, तो पूरी दुनिया में हमारी दवाइयों की एक जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती है। तो जेनेरिक ड्रग्स हम खूब भेजते हैं, चीप होता है, अफोर्डेबल होता है, इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं,
अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव्ड होता है, कंपटीशन को बढ़ाता है। दवाइयां क्यों सस्ती हुई हैं भारत में? नहीं तो पहले तो लोग इलाज ही नहीं करा पाते थे, क्योंकि ये जेनरिक ड्रग्स बढ़े हैं। जन औषधि केंद्र भारत में भी खुले हैं जेनरिक ड्रग्स के लिए। तो ये जेनरिक ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है और कमाल का है ये, इसमें भारत की इंपॉर्टेंस है। आप देखिए चौथे नंबर पे हम जो है टेक्सटाइल, इसके पहले चौथे नंबर पे हम यहां पे ये लिख लें जेम्स एंड ज्वेलरीज, उसके बाद आते हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरीज। आप सोचिए कि हीरे के कारोबार में दुनिया में वर्ल्ड में एक नंबर पे है भारत, जेम्स एंड ज्वेलरीज। और ये इतना बड़ा मार्केट है कि हम यहां से लगभग 9.93 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। हीरे की जो वस्तुएं हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, 1 लाख जॉब तो क्रिएट हुई है भारत में, और टैरिफ बढ़ने के कारण 1 लाख जॉब चली गई है सूरत के अंदर में। तो इतना इंपैक्ट करता है, पूरी भारत की मार्केट खराब हो गई है इस 50% टैरिफ से। 25% तो उन्होंने ये कह के लगाया ये रेसिप्रोकल टैरिफ है, और 25% इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि हम रूस के साथ पेट्रोलियम का ट्रेड कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप यूक्रेन वॉर को फंडिंग कराने में रूस का सहयोग दे रहे हैं, और सैंक्शंस खराब हो जा रहे हैं। इसी चक्कर में यूरोपियन यूनियन भी धमकी दे रहा है भारत को कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अमेरिका तो दे ही रहा है। तो उनका बस एकमात्र उद्देश्य है कि भारत का बाजार और खुले और टैरिफ को कम किया जाए, कृषि प्रोडक्ट भारत में डंप कर दें, जिससे कि भारत में आसानी से वो प्रोडक्ट बेच के और प्रॉफिट कमा पाए। तो जेम्स एंड ज्वेलरीज में इतना है। आप देखिए कि थोड़ा सा और बल्कि बढ़ा ही लेते हैं इसको, ये 10.5, ये लगभग आंकड़े हैं, कोई ऐसा नहीं कि 10.5 बिलियन डॉलर, कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लमसम यही है। आप रेडीमेड वस्त्र जो बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, उनका देखिए लगभग ये 9.93, 10 मान लीजिए 10 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है रेडीमेड गारमेंट्स की। तो ये एक बहुत बड़ा, इसके अलावा और भी है जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो भी 4 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो लमसम आंकड़े हैं। तो हम एक बहुत बड़ा ट्रेड अमेरिका को करते हैं। इस ट्रेड को जब हम करते हैं तो भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग तो होती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारे पास डॉलर आता है, वही फॉरेक्स में जाता है, उसी से हम दुनिया में सामान खरीदते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को धमका दें, उल्टा सीधा बोल दें, ट्रेड बंद कर दें, वो हवा में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ढो रहे हैं। अब हम कहते हैं कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड, अगर बैंक ही आए और कह रहे थे, अभी आए 2-4 दिन पहले, और लोग लगे कहने कि अब चीन के साथ हमारा फ्लाइट स्टार्ट हो गया, अब सिक्किम के जो नाथुला है, शिपकिला है, उससे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने भी अमरनाथ यात्रा के लिए अपनी दरवाजे खोल दिया, और बड़ा लोग लगे कहने कि अब ब्रिक्स के थ्रू बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो लोग कहने लगे कि अब बहुत कमाल का काम होगा। अरे भाई, जब आप रियलिटी देखेंगे कि अगर चीन के साथ इससे अधिक व्यापार बढ़ा तो भारत की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री बूम करेगी, और चीन के साथ इससे अधिक बढ़ा तो हम तबाह हो जाएंगे। आइए चलिए आंकड़ों में बात करते हैं, ऐसे नहीं, भावनाओं से नहीं। 118 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 102 बिलियन डॉलर तो हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया खाली सामान मंगाता है, और पूरी फार्मास्यूटिकल से लेके, फर्टिलाइजर से लेके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से लेके, मशीनरी से लेके हम मंगाते हैं, और खाली 16 बिलियन क्या करते हैं, 16 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां व्यापार घाटा हमारा बहुत बम्पर है। पूरी इंडस्ट्री हमारी चीन के ट्रेड के कारण खराब हो रही है। और इसके पहले भी अगर हमने फ्लाइट नहीं शुरू की थी, संबंध बढ़िया नहीं थे, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? चीन के ऊपर कभी भरोसा किया जा सकता है? चीन के साथ अभी हमारे देखिए ऑपरेशन सिंदूर में का साथ दिया। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल लगा रहा है, जिससे वो भारत को घेरने की रणनीति कर रहा है। और चाहे म्यांमार के अंदर हो, मालदीव्स के अंदर हो, पाकिस्तान के ग्वादर में मिलिट्री बेस बना लिया, श्रीलंका के हम्बनतोता में बना लिया। तो इस तरीके से वो भारत को घेरने की रणनीति कर रहा है। भारत भी नेकलेस पॉलिसी चला रहा है, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिंगापुर के साथ, सेशल्स के साथ हम संबंध बढ़ाएंगे। तो यहां पे अगर हम चीन के और करीब गए और इससे अधिक अगर ट्रेड दुगना हो गया, तो हमारा अंदरूनी मार्केट, जो ये हम नारा लगाते रहते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी वस्तुएं, और बर्बाद हो जाएगा। भारत में और जॉब जाएंगे।
पूरा सामान, घरेलू इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, और जो सामान हम अमेरिका को भेजने का लक्ष्य बना रहे हैं 2030 तक $500 बिलियन का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो चीन के साथ ट्रेड बढ़ाना कोई बहुत समझदारी का सौदा नहीं है। तो एक बात तो सिद्ध हो गया कि चीन के साथ कोई फायदा नहीं है इस तरह ट्रेड बढ़ा के। खाली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है कि अब तो चीन के साथ मिलकर भारत अमेरिका को सबक सिखाएगा, कुछ नहीं होना जाना है। आइए रूस की बात करते हैं। रूस ने कहा कि हमारा मार्केट खुला है ना, आइए हमारे पास आइए। रूस की आबादी ही 14 करोड़ है, तो ये क्या कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक और मैं तुलना करूंगा, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी ये कंट्री हमारे काम लायक नहीं है। तो यहाँ पे 14 करोड़ की आबादी है रूस के साथ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी ट्रेड 2021 तक, ये खुद भारत की विदेश मंत्रालय का डेटा है कि 2021 तक हमने खाली $13 बिलियन का ट्रेड किया था रशिया के साथ। लेकिन 2022 में जैसे ही सैंक्शंस लगे तो हमने खाली $53 बिलियन का तो क्रूड ऑयल मंगा लिया, कच्चा तेल, और ये 2025 में बढ़ के $69 बिलियन हो गया है। हमने तेल इतना मंगाया कि ये 16% सस्ता तेल बेच रहे हैं वर्ल्ड से, क्योंकि सैंक्शंस लगा है, और हमें $8 बिलियन का फायदा हो गया, 40-50 हजार करोड़ रुपए का। हालांकि वो फायदा खाली अडानी अंबानी को गया, आम जनता तक तो पहुंचा नहीं। आज भी हम 90-100 रुपए ही दे रहे हैं। तो 2025 में $69 बिलियन का ट्रेड हो गया। 2025 तक हमारा ट्रेड घाटा, यहां भी $63 बिलियन की डेफिसिट है। बताइए, घाटा है ये। अब इस घाटे में हम रूस के साथ कितना ट्रेड बढ़ा लेंगे। तो रूस बोल तो रहा है, लेकिन उसी का फायदा होगा, हमारा तो कोई फायदा है नहीं। कह रहा है कि हमारे बाजार खोल देंगे, उसकी कंज्यूमर की कैपेसिटी है क्या। आइए एक और तुलना करते हैं, पर कैपिटा इनकम से देख लेते हैं। हम खाली आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि ये जो बकवास चल रहा है कि रूस के साथ हम बहुत बढ़िया जबरदस्त अलायंस बना लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को औकात बता देंगे। देखिए, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा संभल के काम किया जाता है। प्रधानमंत्री हो या विदेश नीति विशेषज्ञ हो, अचानक से आके कुछ भी नहीं बोल देंगे। हाँ, विरोध करना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि बैकडोर से होना चाहिए। ओपन में आके अमेरिका को चैलेंज देने की हमारी स्थिति अभी नहीं है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो। हालांकि आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा किया, उस समय ट्रेड ही नहीं होता था। आज इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिकल दुनिया हो रखी है, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है जिससे कि मार्केट ग्रो करे, तो हमें वो नीतियां अपनानी पड़ेगी। आइए पर कैपिटा इनकम देखते हैं। यूएसए का चलिए $42,000 पर एनम। अब ये इनका पर ईयर एक व्यक्ति $42,000 कमाता है। आइए चलिए चाइना चलें। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना और रूस ऐसा हेल्प कर देंगे कि हम यूएस की इकोनॉमी को पीछे कर देंगे। इनका $12,000 पर ईयर, और रशिया का और कम है, $8,100 लमसम आंकड़े हैं, और इंडिया का $2,900, पाकिस्तान का $1,800। तो अब ये बताइए कि इस हालात में खर्च की कैपेसिटी किसके पास है। इनकी तो हाउस होल्ड इनकम लगभग $75,000 है, खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा है अमेरिका की। तो हम उनको सामान बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। चीन की कोई जरूरत ही नहीं है, 146 करोड़ की आबादी है, हमारे सामान की उनको जरूरत ही नहीं है, और वो सब सामान तो अपने प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। और रूस की इतनी आबादी ही नहीं है कि हमारा सामान खपा सके, और ना उनको जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि क्या यूएस को हम रिप्लेस कर सकते हैं और क्या यूएस को हम धमका सकते हैं, तो जवाब है बड़ा सा नो। हमें ऐसे ही काम करना होगा, बैकडोर से बातचीत करनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को शांत करना होगा, और आप ये कह सकते हैं कि बाद में अमेरिका भुगतान करेगा। देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से, ब्रिटेन के हटने के बाद से दुनिया में जो ग्लोबल सुपर पावर बना है, तो इसी तरीके की उटपटांग हरकतों के कारण कुछ लोग ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका इंडिया बन जाएगा। ये सब बकवास की बातें हैं, ये ख्याली पुलाव है, इसका कुछ नहीं होने वाला। आज भी अगर ये आंकड़े ही देख ले तो अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चीन अभी $20 ट्रिलियन पे है, 146 करोड़ की जनसंख्या के साथ। अमेरिका में तो 36 करोड़ ही लोग हैं, तो उसकी इकोनॉमी आज भी कई गुना बड़ी है, और वो अमेरिका इसी तरीके की हरकतों से ही सुपर पावर बना है। उसके यहां कोई ग्लोबल मोरालिटी नहीं है पॉलिटिक्स में। तो आप इस भ्रम में हैं
कि आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका एकदम गिर जाएगा और भारत सुपर पावर हो जाएगा। भारत को धीरे धीरे कदम उठाना होगा, धीरे धीरे अपनी अंदरूनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, जैसे चीन ने किया। चीन क्यों धमका पा रहा है अमेरिका को? क्योंकि उसने अपनी इंटरनल पूरी सिस्टम को स्ट्रांग किया, किसानों को धीरे धीरे शिफ्ट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर। तो किसानी चलती रही, इंडस्ट्रीज भी बूम हो गई, हर एक व्यक्ति के पास रोजगार आ गया, उनकी बड़ी जनसंख्या रोजगार में लग गई। और आज उनका मार्केट देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आता है चीन से, वो शेंजन से आता है, और भी कई क्षेत्र हैं। तो पूरा उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि यूएस को रिप्लेस करना या धमकाना भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास खाली एक ऑप्शन है कि हम डिप्लोमेटिक चैनल का प्रयोग करें, डोनाल्ड ट्रंप को अपीज करें, तुष्टीकरण करें, उनकी ईगो को शांत करें, जैसा कि जेलेंस्की और यूरोप के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही समझ गया कि क्या करना है, नोबेल के लिए प्रस्तावित कर दिया नाम। यूरोप के लोग भी कह रहे हैं, अभी जो मीटिंग हुई, कि आप तो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे आपको नोबेल मिलना चाहिए। जेलेंस्की जो हमेशा टी शर्ट पहन के रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली मीटिंग में उनके ऊपर आपत्ति कर दी थी कि तुमको तो प्रोटोकॉल ही नहीं पता है, तो इस बार वो कोट पैंट पहन के गए और ट्रंप की खूब बड़ाई कर रहे थे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो यही सिद्धांत जो ताकतवर है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। तो हमारी निजी जीवन में भी क्षमा उसी को शोभती है जो ताकतवर हो, शक्तिशाली हो। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी वही है। अमेरिका सर्वशक्तिमान देश है। आज भी आप चाहे भारत की मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में कुछ भी कह लीजिए उल्टा सीधा, कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, अमेरिका एकदम बेकार देश हो गया, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गई है। भाई वो हमसे 1000 गुना ठीक है, उनकी इकोनॉमी यही कह रही है। वहां 2-4 लोग अमीर नहीं है, बहुसंख्यक जनता अच्छी खासी स्थिति में है। खैर, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि भारत को धीरे धीरे कदम उठाना चाहिए। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के मन में है कि मैं अमेरिका का सबसे महान पॉलिटिकल लीडर हो जाऊं, राष्ट्रपति हो जाऊं, वर्ल्ड का सबसे महान लीडर हो जाऊं, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, भारत भी मेरी अहमियत को समझे, तो उसको अपीज करके उसके 3 साल के कार्यकाल को निकाल देना चाहिए, जिससे कि वो भी खुश और अपना काम भी चलता रहे। हमें क्या आपत्ति है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल जाए या जो भी हो जाए, ओबामा को भी तो मिला था, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन अगर हम ऐसा शो करेंगे कि हम चीन के साथ जा रहे हैं, रूस के साथ जा रहे हैं, तो उनके जाने में तो हमारा ही नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि दोनों डेड इकोनॉमीज जा रही हैं उधर, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन बात सही है कि अमेरिका को उतनी जरूरत हो या ना हो हमारी, हमें तो बहुत जरूरत है। तो फूंक फूंक के कदम रखना होगा, पेंडुलम के जैसा नहीं जाना होगा। हमें ये कोई भी सिंबल नहीं दिखाना होगा कि हम चीन के साथ जाके कोई अलायंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि चीन कभी ट्रस्ट के लायक नहीं होगा। उससे अच्छा तो अमेरिका ही है। तो यही एक अच्छी रणनीति होगी। आपको क्या लगता है कि ये जो हमने विचार रखा वो किस हद तक सही है? भारत सही कर रहा है कि चीन की ओर झुक रहा है? रूस क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है? क्या रूस की अभी स्थिति है कि वो अमेरिका को जैसे कोल्ड वॉर में चैलेंज देता था दे पाए, या वो चीन का एक पिछलग्गू या सबऑर्डिनेट राष्ट्र बन के रह गया है? तो बताइएगा जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं, भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत का सही विदेश नीति का स्टैंड है या इसमें कुछ बदलाव चाहिए। मिलते हैं अपनी अगली सेशन में इसी तरीके की किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।